नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारा खास शो जो लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके, बता सके कि निवेश करना क्यों जरूरी होता है, कैसे निवेश को बेहतर बना सकते हैं, बेसिकली कैसे आप सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करें ताकि अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर सके और साथ ही अपने सपनों को पूरा कर सकें। आप भी आ सकते हैं योर मनी में अपना सवाल पूछने के लिए। आप व्हाट्सएप, ईमेल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इसके अलावा yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएं, ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने सवाल भी भेज सकते हैं। हमारे साथ आज पीबी इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे मौजूद हैं। पूजा, नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके सवालों पर पूजा से सजेशंस लेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज फॉरेन फंड्स के बारे में। दरअसल जब हम क्वेरीज लेते हैं, काफ़ी बार हमारे इन्वेस्टर्स, व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर लेना सही है, क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, क्या ये एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए या फिर ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोजर के लिए सही तरीका है या फिर नहीं, और कितने तरीके के फंड्स इस समय मौजूद हैं इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए जहां वो निवेश कर सकते हैं। तो पूजा, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बताइए कि इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एग्जैक्टली फंडा क्या है और क्या ये पोर्टफोलियो में शामिल होने चाहिए? जी बिल्कुल दीपाली, हमेशा जब से हम सुनते आए हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश करने के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन हमें मिलता है, उसमें एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ग्लोबल एक्सपोजर का भी है, जहां हमें इंटरनेशनल स्टॉक्स में हम वाया म्यूचुअल फंड्स निवेश कर सकते हैं। अब जब बात आती है कि कितना निवेश करना चाहिए, तो एज अ थंब रूल हम कहते हैं आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% आप इंटरनेशनल फंड्स में डेफिनेटली आप एक्सपोजर ले सकते हैं। अब हम देख रहे हैं प्री कोविड पीरियड से हम देख रहे हैं एक रैली चल रही है, डिजिटलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल स्टॉक्स भी हम देखें तो आईटी, इनोवेशन, फार्मा, ये सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इसके लिए लोगों ने काफी निवेश अपना इंटरनेशनल फंड्स में शुरू किया, एसआईपी शुरू की। लेकिन अगेन हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं जो ग्लोबली अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, उस वजह से अगेन ये फंड्स में बहुत ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगेन बिकॉज अगर हम कंट्री स्पेसिफिक देखें तो काफी कंट्रीज में भी इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत ज्यादा उनके जो ग्लोबली इश्यूज चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी में इश्यूज चल रहे हैं, उस वजह से ये फंड्स काफी डाउन है। दूसरी बात, जब हमने इंटरनेशनल फंड, अगर हम थोड़ा पीछे चले तो उसमें एक लिमिट आ जाती थी $7 बिलियन की, तो वो लिमिट की वजह से भी बीच में कुछ समय तक वहां पे इन्वेस्टमेंट रोक दिया था। फिर अगर क्योंकि मार्केट कैप कम हो गया और अगेन हमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिला, सो अगेन शुरू हो गया। सो हमेशा से इंटरनेशनल फंड्स में कुछ कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं जहाँ कंफ्यूजन रहता है। अब तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक हम कहते थे कि चलो आप पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन ले लीजिए, डेफिनेटली एक इंटरनेशनल आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो नेस्डैक में करनी हो, एसएनपी में करनी हो, या फिर अगर आप चाइना फंड में करना चाहते हो तो हम इस तरीके से एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी चेंज जो इस फाइनेंशियल ईयर से आई है, 1 अप्रैल 2023 से, जो हमने डेट में देखी है, जो टैक्सेशन का बदलाव हमने देखा है, उसमें इंटरनेशनल फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, ये भी शामिल होते हैं। तो जब हम 31 मार्च तक निवेश करते थे तो हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था और उसके बाद 20% का टैक्स लगता था अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम उसे होल्ड करते हैं तो। लेकिन अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट उसमें से निकाल दिया गया है। तो अब इंटरनेशनल फंड्स में अगर निवेश करते हैं तो उसका जो टैक्सेशन है वो आपके स्लैब रेट के समान हो जाता है, जैसे डेट का होता है। तो अब सवाल आता है कि इंटरनेशनल फंड्स कितना अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, अब हमें कंपैरिजन करना है। अगर हम 12% अज्यूम करके चलते हैं, जब नॉर्मली जो हम इक्विटी मार्केट्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते वक्त हमेशा अज्यूम करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न 10.8 के आसपास आपको मिलता है। वैसे ही अगर आपको सिमिलर रिटर्न चाहिए 12% के आसपास का, तो इंटरनेशनल में आपको 15% से ज्यादा रिटर्न कमाना होगा, क्योंकि उस पर 30% का टैक्स लगेगा। तो वो 30% माइनस होने के बाद कहीं ना कहीं आप डोमेस्टिक के सामने आप एक सिमिलर पॉइंट पे आके रुक जाएंगे। सो पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में अगर आप 12%
अज्यूम कर रहे हैं, तो वहां पहुंचने इंटरनेशनल में आपको 15 से 16% अज्यूम करना होगा। तो ये चीज हो जाती है टैक्सेशन की, क्योंकि टैक्सेशन यहाँ पे अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में है तो 30% की आपको मार लगती है। दूसरी बात, क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स अभी काफी ज्यादा उसकी वैल्यूएशंस कम है, तो हम हमेशा कहते हैं मौका अच्छा है निवेश का। सो अगर आप काफी पॉजिटिव हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं, नए इन्वेस्टर नहीं है, रिस्क एपेटाइट है, अपने प्लानिंग डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से कर रखी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका होराइजन है तो आप कंटिन्यू करें आपका इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल फंड्स में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दीपाली कहूंगी कि हमारे पास विकल्प है कि अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में क्योंकि टैक्सेशन की वजह से नहीं निवेश करना चाहते हैं, तो डोमेस्टिक फंड्स में भी ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें अप टू 35% तक आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देखने को मिलता है। जैसे हम हमेशा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड है, और जो फंड्स आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं उस तरीके के फंड्स में आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। और बाकी जो 65% तक इक्विटी जो डोमेस्टिक है, उस वजह से आपका टैक्सेशन भी एज पर डोमेस्टिक होता है। तो ये भी एक अच्छा फ्लेवर है जहां पे आपको इंटरनेशनल का तड़का भी मिल गया और आपका टैक्सेशन में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखने को आएगा। ठीक है, लास्टली एक पॉइंट ये कहूंगी कि जब भी आप निवेश कंटिन्यू करना चाहते हैं अगर इंटरनेशनल फंड्स में, तो जो आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही थी ना, वो एसआईपी में अभी उसे स्टॉप करके नए फोलियो में आप एसआईपी शुरू करें, क्योंकि कंटिन्यू करेंगे आप फोलियो में तो आपका जो जब भी रिडेम्पशन आएगा तब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से वो आपको इस तरीके से होगा कि आपका आप अलग रखेंगे, तो आप उस पोर्टफोलियो में जो 31 मार्च तक है उसमें आप इंडेक्सेशन बेनिफिट यूज कर सकते हैं, और जो 1 अप्रैल के बाद का है उस पे आपको एज पर टैक्स स्लैब लगेगा, तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं कि आप किस में से रिडीम करना चाहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें कि अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग फोलियो में, या एसआईपी कंटिन्यू करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में, तो आपको फोलियो चेंज करने की मैं सलाह देती हूँ, वो करना बहुत जरूरी है अप्रैल 2023 के बाद से, अभी से जो आपका इन्वेस्टमेंट आने वाला है उसके लिए। जी दीपाली। ओके, तो चलिए पूजा ने ऑलरेडी सारे एस्पेक्ट्स को टच किया है और काफ़ी डिटेल्ड में सभी बातें आपको बताई हैं इंटरनेशनल फंड से जुड़ी हुई। तो मेरे हिसाब से तो पूरा कवरेज किया है पूजा ने इस टॉपिक का। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। आप कॉलर से कनेक्ट करते हैं। सुनील आ रहा है हमारे साथ, मेरठ से फोन लाइन पर कनेक्टेड है। सुनील नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार दीपाली जी एंड पूजा भिंडे जी, थैंक यू। मैडम मेरे पास ना ये मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो है नेहा आर्या के नाम से, जिसको मैं ही लुक आफ्टर करता हूँ। मैम इसमें ना मेरे पास 5 फंड है जिनमें एसआईपी चलती है डायरेक्ट। एचडीएफसी इंडेक्स फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है, क्वांट एक्टिव फंड है और यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड है। ठीक है मैम, एचडीएफसी में 5000 का एसआईपी है, पीपीएफ में 2000 का है, कैनरा रोबेको में 5000 का है, क्वांट एक्टिव में भी 5000 का है, यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी में 3000 का, टोटल 20,000 का मेरा एसआईपी है। मैम मेरा जो फंड का वैल्यू है 3,41,000 है आज एज ऑन, और टाइम ओरिजिन मेरे पास है ये 15 ईयर्स का, और गोल मेरा है इसमें 2 करोड़ का। मेरे यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, इतनी एसआईपी से कितना कॉर्पस हो जाएगा मेरा 15 साल के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 मेरा ये है कि 2 CR के लिए मैंने ये अपना गोल बनाया है, तो मुझे इसमें कितना एसआईपी और एड ऑन करना पड़ेगा। एंड थर्ड वन क्वेश्चन मेरा, ये जो मेरे 5 फंड है, क्या मुझे इसमें चेंजेस की जरूरत है या इन्हीं में कंटिन्यू रख। ओके, तो इन्होंने पूरा सवाल तो अपना पूजा बता दिया है। इन्होंने अपने फंड्स के नाम भी आपको बताए हैं, और फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 3.5 लाख के आसपास है, 20,000 की एसआईपी चल रही है, 15 ईयर्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं, 2 करोड़ का टारगेट है। क्या सजेशंस? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो सुनील बहुत खुश हूँ जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है, काफी वेल डिवर्सिफाइड है, एएमसी डिवर्सिफाइड है, कैटेगरी डिवर्सिफाइड है। तो जो हम हमेशा नॉर्मली इस माध्यम से कहते हैं, वो आपने सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से कंसिडर करके अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन किया है।
अब हम जैसे आपने जो 3 सवाल किए उस हिसाब से ही हम जाएंगे। जो आपका गोल है, जो मैं समझ रही हूँ अप्रोक्सीमेटली आपने 2 करोड़ की राशि अज्यूम कर रहे हैं, 15 साल के अंदर आप चाहते हैं, और आपकी करंट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख के आसपास है। आई थिंक आप कुछ 1.5 साल से एसआईपी तो कर रहे हैं, 1.5 या 2 साल से। तो अगर हम इस तरीके से इस वैल्यू को कैलकुलेट करके 15 साल के होराइजन में इस राशि को अगर हमें जुटाना है, तो आपको 36,000 की एसआईपी लगेगी। ठीक है, हम महज 12% जो अज्यूम करते हैं रिटर्न उस हिसाब से। अब आपकी हाल में जो एसआईपी चल रही है वो 20,000 की, तो यहाँ पे गैप है, तो एसआईपी बढ़ाने की सलाह डेफिनेटली देती हूँ। अगर आप एसआईपी नहीं बढ़ा सकते हैं तो यही गोल अगर आप 3 से 4 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं, आपके जो 2 करोड़ की जो आपकी दिमाग में राशि है, तो 3 से 4 साल अगर आपने गोल एक्सटेंड किया तो यही अमाउंट से भी आप उस गोल तक पहुंच जाएंगे। दूसरा जो आपने कहा, यही एसआईपी अमाउंट से आपका कितना अमाउंट बनेगा कॉर्पस, तो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 20 लाख के आसपास आपका कॉर्पस बनेगा, 1.2 करोड़ का। ठीक है, अब पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो जैसे मैंने कहा काफी डिवर्सिफाइड है। जो एसआईपी ऐड करने की या थोड़ी बहुत बढ़ाने की मैंने आपको जो बताया, उसमें आप एक मिड कैप ऐड कर सकते हैं, वो मिसिंग है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और थोड़ा बहुत अमाउंट आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें 2,000 आपने एसआईपी कर रहे हैं, तो उसमें आप एसआईपी अमाउंट बढ़ा दीजिए जी। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एक फंड है जो आप ऐड कर सकते हैं। और रही बात आपके रिटर्न के, तो 15 इयर्स में 1.25 करोड़ की राशि आप एक्यूमुलेट कर सकेंगे। अगर आपको 2 करोड़ कमाना है तो 36,000 मंथली आपको एसआईपी करनी है। भरत अगले और हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। भरत नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मैंने 1 करोड़ के डेट इंस्ट्रूमेंट 1 करोड़ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया हुआ है, एफडी समेत। तो मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि मेरा 5 साल के बाद कितना कॉर्पस बन जाएगा, और सेकंड है कि मैं 4,000 और किस फंड में लगाऊं, और तीसरा है कि ये मेरा पोर्टफोलियो ठीक है, मेरा कोई गोल नहीं है और मैं एग्रेसिवली ये अपना रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल डेट स्कीम्स में ही सारा एक्सपोजर इन्होंने लिया हुआ है, 1 करोड़ के आसपास का। 14,000 की इनकी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी चल रही है। फंड्स में क्विकली बताऊं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 2,000, फ्रैंकलिन ब्लू चिप 2,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 2,000, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस ग्रोथ में 2,000 और एक्सिस स्मॉल कैप में 4,000 हैं। 67 ईयर्स इनकी एज है, तो उसके हिसाब से इन्होंने स्ट्रैटेजी तो ठीक बनाई है। डेट स्कीम्स में मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं और थोड़ा सा एक्सपोजर इक्विटी में। क्या सजेशन इनके पूरे पोर्टफोलियो को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले भरत जी, आपका जो रिटायरमेंट का ये अमाउंट है जिसको आपने निवेश किया है डेट फंड में, अच्छी बात है। डेट में निवेश करने के लिए भी काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, तो आपने पार्क किया है इस समय में, तो अच्छी बात है। लेकिन किस तरीके के डेट पोर्टफोलियो में डाला है और उसको आपने थोड़ा बहुत आपने इमरजेंसी फंड में रखना है, उस लिक्विडिटी तो आई एम श्योर डेट में है ही, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत इमरजेंसी पोर्टफोलियो में भी आपको रखने की मैं सलाह देती हूँ। और डेट में 3 से 5 साल का जो होराइजन है उस हिसाब से आप डेफिनेटली अगर हम 7% के आसपास भी लेके चले तो अप्रोक्सीमेटली 1 का 1.5 करोड़ आपका बन जाएगा वहां पे। जो एसआईपी आपने शुरू कर रखी है 14,000 की, जिसमें अभी तक आपका पोर्टफोलियो 6-6.5 लाख का आसपास पहुंच गया है, वो अगर हम कैलकुलेट करें अगले 5 साल में, तो क्योंकि मैं 10% रिटर्न अज्यूम करके चल रही हूँ 5 साल के हिसाब से, तो वो पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा 21 लाख। तो आपकी जो राशि बनेगी डेट की और इक्विटी अप्रोक्सीमेटली वो 160-170 के आसपास बनेगी। अब जब हम आपकी राशि हो गई, आपका डेट हो गया, मैंने आपको यहाँ पे सलाह दी कि आप एक इमरजेंसी फंड रखें। नॉर्मली जब भी हम रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो अगर आपको आपने जैसे मेंशन किया आपको रिस्क लेना है उस तरीके के पोर्टफोलियो में, तो आपने जो पार्क किया उसमें इमरजेंसी फंड रख लें। बाकी जो शॉर्ट टर्म डेट फंड है, आपने जिस तरीके से डेट आपने चूज किया है, वो एज पर आपका जो डेट में जो बॉन्ड ड्यूरेशन है, मैच्योरिटी है, उस समय तक आप उसे होल्ड करें तो आपको उतना रिटर्न मिलेगा। जैसे आपने 5 साल बोला है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने उस तरीके से डेट चूज किए होंगे। जो इक्विटी एसआईपीज हैं, उसमें से आप एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी, फ्रैंकलिन ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप कंटिन्यू करें।
बाकी जो फंड्स हैं मैं सजेस्ट करूंगी उसे आप बंद कर दे, क्योंकि आपने एक्सेस के ही 3-4 फंड्स ले रखे हैं। एक ही एएमसी के आप अलग अलग फंड्स लेंगे तो ज्यादा डिवर्सिफिकेशन नहीं होगा आपके पोर्टफोलियो में। और जो आपने 4,000 एक्स्ट्रा आप जो निवेश करना चाहते हैं, अगेन मैं सजेस्ट करूंगी इन्हीं फंड्स में आप टॉपअप कर सकते हैं, या तो फ्लेक्सी कैप में या ब्लू चिप में, क्योंकि 5 ही साल का आपका टाइम होराइजन है। और स्मॉल कैप में नहीं रिकमेंड करूंगी, एक तो टाइम होराइजन भी कम है और आप एक रिटायर्ड एज पे हैं और मार्केट्स वैसे ही काफी वॉलेटाइल है। मिड कैप आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि आपने रिस्क एपेटाइट आपने मेंशन किया आपका है। बाकी आप फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और कॉन्ट्रा में आपका जो अमाउंट है उसको आप बढ़ाना चाहेंगे तो आप उसमें ही बढ़ा दें जी। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं। कुछ फंड्स में हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी आपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर जरूर करें। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और सवालों को शो में शामिल करेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पापा को ब्रेवरी मेडल मिला है। ही इज अ मेजर इन आर्मी। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट के बारे में। दरअसल इसका इतिहास तो काफी पुराना है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में पहला फैक्ट तो ये कि ये मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। दूसरा फैक्ट, रेवेन्यूज के लिहाज से एशिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी तो ऑलरेडी है। इसके अलावा 80 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एक गैरेज में, जो कि गिरगांव मुंबई में एक गैरेज है, और 4 फ्रेंड्स ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी और वहां से धीरे धीरे फेरबदल के बाद आज आप खुद ही जानते हैं किस तरह का बड़ा नाम, किस तरह की बड़ी पैठ ये कंपनी ऑलरेडी मेंटेन करती है। एक ऐसा भी समय था वर्ल्ड वॉर 2 में जब ज्यादातर पेंट इंपोर्टर्स जो थे वो बैन हो गए थे, लेकिन उस सिचुएशन के बाद आज की सिचुएशन तक आते आते देश की नंबर 1 पेंट कंपनी के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो इस कंपनी का लोगो है या मैस्कट है गट्टू, उसकी शुरुआत जो है वो लेजेंडरी इलस्ट्रेटर R.K. लक्ष्मण साहब ने की थी और उस समय पर एक कॉन्टेस्ट भी रन किया गया था कि जो उस मैस्कट का नाम तय करेगा उसको इनाम दिया जाएगा 500 रुपए के आसपास का। करीब करीब 47,000 एंट्रीज आई उस नाम के लिए ही महज, और उसके बदले में 2 लोग जो कि मुंबई में थे उन्होंने इस मैस्कट का नाम गट्टू तय किया। गट्टू आपको याद होगा वो मैस्कट था जो कि एक बच्चा जिसके हाथ में एक बाल्टी होती थी और एक पेंट ब्रश होता था, तो वो कंपनी का मैस्कट जिसके पीछे कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं। और इस तरह कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आप सुन रहे थे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स के बारे में। कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दक्षिण भारत से शुरू हुई कंज्यूमर ड्यूरेबल मेजर वी गार्ड के बारे में। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत करीब 50 साल पहले रफली 1977 में कोशुसेफ चितिल्लापिल्ली साहब ने शुरू की थी ये कंपनी, और उस समय पर ये कंपनी उन्होंने 1 लाख रुपए की जो पूंजी अपने फादर से ली थी उसके साथ शुरू की थी। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत तो उन्होंने अपने घर से जुड़े हुए एक 400 स्क्वायर फीट के एक गैरेज के अंदर की थी और शुरुआती कारोबार में उनके साथ महज 4 लेबर थे जिनके साथ उन्होंने शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इस कारोबार को उन्होंने एक्सपैंड किया। वी गार्ड का शुरुआती बिजनेस जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात है कि जो गांव में जहां से उन्होंने कामकाज शुरू किया तो उस गांव में काफ़ी बिजली को लेकर फ्लक्चुएशंस होती थी और उस फ्लक्चुएशन से डील करने के लिए उन्होंने वहां पर वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ शुरुआत की और धीरे धीरे वोल्टेज स्टेबलाइजर की डिमांड बढ़ती गई और उसी के साथ ही कंपनी का कारोबार ही बढ़ता गया और अलग अलग कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र के अंदर कंपनी एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि वी गार्ड ने अपने कारोबार को शुरू करने के 23 साल बाद एक और सेगमेंट के अंदर एक्सपैंड किया, जिस सेगमेंट में एम्यूजमेंट पार्क आप मान के चल सकते हैं। दरअसल कंपनी की ही एक और जो ग्रुप की एक और जो सब्सिडरी है या फिर कह सकते हैं सिस्टर कंसर्न है, वो वंडरला पार्क के नाम से ऑपरेट करती है, जो कि चितिल्लापिल्ली साहब के दूसरे बेटे ऑपरेट करते हैं। लेकिन इसका जो शुरुआती नाम था वो था वेगा लैंड, जिसके साथ इन्होंने शुरू किया था। बाद में इसका नाम बदलकर वंडरलैंड रखा गया और इसके पीछे भी एक बड़ी अहम कहानी है, जहां पर जो कंपनी के चेयरमैन साहब हैं उनको घूमने का काफ़ी शौक था, तो एक समय पर वो घूमने गए विदेशों में, जहां उनको एक कंसेप्ट काफ़ी पसंद आया, किस तरह से डिज्नी
आप देख रहे हैं योर मनी। पूजा मैंने हमारे साथ मौजूद है। आप एक क्वेरीज को आंसर करने के लिए कुछ सवाल और लेते हैं और एक सवाल ईमेल के थ्रू में भेजा है प्रताप सिंह ने। 43 इयर्स इनकी एज है, फिलहाल 23,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 20 लाख का पोर्टफोलियो है। जाना चाहते हैं पोर्टफोलियो कैसा है या किसी बदलाव की जरूरत है। पहले मैं इनके फंड्स बता दूं, उसके बाद इनके गोल्स बताऊंगी। आईसीआईसीआई प्रू डेट एंड इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रू ग्लोबल एडवांटेज फंड, कोटक मल्टी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप और आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप, इन सभी फंड्स में 2,000 रुपए महीना डाल रहे हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 3,000 और साथ ही एसबीआई ब्लू चिप और आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप में 5,000 ईच। इनके जो गोल्स हैं उसमें डॉटर की पढ़ाई के लिए 50 लाख इन 10 ईयर्स, देन डॉटर की शादी के लिए 50 लाख इन 15 ईयर्स और 18 ईयर्स में रिटायरमेंट। उसका टारगेट है 2.5 करोड़। बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो गोल है ना उसके सामने टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कि कितना एसआईपी इन्हें लगेगा। ठीक है, डॉटर एजुकेशन, डॉटर मैरिज और रिटायरमेंट। तो डॉटर एजुकेशन के लिए 50 लाख की राशि चाहिए इन्हें 10 साल में। तो उसके लिए जो एसआईपी लगेगी 22,000 की एसआईपी इन्हें लगेगी। सिर्फ ये पर्टिकुलर गोल के लिए हमने अजम्पशन पकड़ा है 12% का CAGR। ठीक है, डॉटर मैरिज के लिए जो इन्हें 15 साल में 50 लाख की राशि लगेगी, इनके लिए इनका एसआईपी अमाउंट सीधा हो जाएगा आधा, 10,000, क्योंकि 5 साल से अगर आपका टाइम होराइजन बढ़ जाता है तो एसआईपी अमाउंट हो जाती है आधी। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगेन इसमें अज्यूम्ड रिटर्न 12%। जो तीसरा गोल है वो 18 साल तक है और उसमें हम ऐड कर रहे हैं इनका करंट पोर्टफोलियो वैल्यू भी जो 20 लाख का है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर वो 18 साल तक अगर हमें कंटिन्यू करते हैं और उसमें हम 15% का एक अज्यूम्पशन रिटर्न ले रहे हैं तो महज 4,000 की ही एसआईपी इन्हें लगेगी। सो टोटल एसआईपी अमाउंट इन्हें 36,000 की लगेगी ये सारे ही गोल्स तक पहुंचने के लिए। और करंट इनकी जो एसआईपी है वो 23,000 की चल रही है। तो एक 13,000 के आसपास का गैप है जो इन्हें भरना है और काफी समय भी है, तो धीरे धीरे स्टेप अप करके भी कर सकते हैं। फंड्स की बात करें तो 2 लार्ज कैप्स हैं, उसकी जगह पे एक ही लार्ज कैप कंटिन्यू करें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप कंटिन्यू करें, मल्टी कैप कोटक मल्टी कैप कंटिन्यू करें, स्मॉल कैप एसबीआई स्मॉल कैप कंटिन्यू करें, मिड कैप एचडीएफसी मिड कैप कंटिन्यू करें। यहां तक पोर्टफोलियो जैसे है वैसे कंटिन्यू करें। जो चेंजेस हैं वहां बता देती हूँ, एसबीआई ब्लू चिप को चेंज करके एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में डाल दे, एक वैल्यू स्ट्रैटेजी हो जाएगी। और आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप की जगह मैं सजेस्ट करती हूँ आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले लें, ताकि हम जो आज बात कर रहे हैं आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उसमें मिल जाएगा। जी ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर सजेशंस दिए गए हैं और जैसे बताया आपको पूजा ने, आप कोटक मल्टी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप और आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा को आप ऐड कर सकते हैं। और कुछ फंड्स हैं जिनसे आपको निकलना है, इसमें आईसीआईसीआई प्रू डेट एंड इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू ग्लोबल और एसबीआई ब्लू चिप शामिल है। आपके गोल्स की बात रही तो तीनों टारगेट के लिए आपको हासिल करने के लिए 36,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। फिलहाल आपकी 23,000 की एसआईपी है, तो आपको थोड़ा सा निवेश बढ़ाना पड़ेगा। एक और सवाल लेंगे। राजेश सिंह ने जम्मू से एक सवाल भेजा ईमेल के थ्रू। 41 साल इनकी उम्र है, फिलहाल 25,000 की एसआईपी कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू 21 लाख के आसपास है। 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है और 20 साल में 3 करोड़ का टारगेट है। ये दोनों टारगेट्स बच्चों की पढ़ाई और इनके रिटायरमेंट के लिए हैं। पोर्टफोलियो देखें इनका तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपए महीना, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा में 2,000 रुपए महीना, कोटक फ्लेक्सी कैप में 2,500, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 5500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कैनरा को इमर्जिंग इक्विटी और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 4,000 ईच। बताइए पूजा, इनका पोर्टफोलियो और इनके गोल्स पर आपके सजेशन। जी बिल्कुल, अगेन गोल्स की पहले बात करें तो सबसे पहला इनका जो रिटायरमेंट गोल समझ में आ रहा है, 3 करोड़ की राशि चाहिए इन्हें 20 साल में। तो जो 20 लाख का ऑलरेडी इनका प्रेजेंट कॉर्पस है, वो अगर हम इस गोल के लिए टारगेट करें तो 12% अजम्पशन लेके चलें तो इन्हें इसमें एसआईपी जो लगेगी वो 7,500 की एसआईपी लगेगी फॉर रिटायरमेंट। जो दूसरा गोल है, जो बच्चे की एजुकेशन शादी के लिए इन्होंने 1 करोड़ की राशि ये चाहते हैं 15 साल में, तो उसके लिए इन्हें 20,000 की एसआईपी लगेगी, जहां पे अब हमने अजम किया है रिटर्न 12% के आसपास। अब दोनों अगर हम कैलकुलेट करें तो 27,500 की एसआईपी इन्हें लगेगी, ये दोनों गोल्स को इजिली कवर अप करने के लिए। और इनकी जो हाल में एसआईपी चल रही है वो 25,000 की चल रही है। सो ज्यादा कोई गैप नहीं है, 2,500 की ही एसआईपी टॉप अप करनी है। और फंड्स की बात करें तो सबसे पहले तो कि डायरेक्ट में कर रहे हैं, मतलब ये खुद की एक्सपर्टीज, खुद की नॉलेज होगी इनके जिस हिसाब से, या खुद की स्टडी होगी, या हमारे इस माध्यम से ये डेफिनेटली इन्होंने फंड की सिलेक्शन की होगी। क्योंकि जो सिलेक्शन है ना दीपाली, बहुत ही अच्छी फंड सिलेक्शन है इनकी, काफी अच्छा कैटेगराइजेशन जो इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन है वो अच्छे से लिया है। एएमसीज भी इन्होंने काफी डिवर्सिफाइड कर रखी है। तो सारे ही फंड्स अच्छे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप,
वैल्यू, फ्लेक्सी कैप, सब कुछ है इनके पोर्टफोलियो में। सो पोर्टफोलियो में मैं पूरे थम्स अप दे रही हूँ, बस आप कंटिन्यू करते रहें और गोल्स आपके जैसे आते रहेंगे उस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। जी ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर सजेशंस दिए गए हैं। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइए। आपके सभी फंड्स जो आपने ऑप्ट किए हैं काफी अच्छे हैं, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। चलिए पूजा के टॉप 4 फंड्स अब पूछ लेते हैं। नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से बताइए पूजा, क्या चॉइसेस हैं? जी बिल्कुल, देखिए करंटली मैं मिड कैप स्मॉल कैप के लिए सजेस्ट करूंगी कि आप एसआईपी कंटिन्यू करें या शुरू करें उसमें, जिसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप, क्योंकि हम इंटरनेशनल एक्सपोजर की आज बात कर रहे हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डेफिनेटली आप शामिल करें अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो। और एक फंड जो मैं मल्टी एसेट कैटेगरी का सजेस्ट कर रही हूँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, जिसमें आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड का भी एक्सपोजर मिलेगा। तो एक काफी वेल डिवर्सिफाइड फंड है, इसमें आप लमसम भी कर सकते हैं, एसटीपी उसमें लगा सकते हैं, एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं अगर आपका गोल 3 से 5 साल के आसपास है तो। जी ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिए गए हैं पूजा की ओर से। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचएसबीसी स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड है जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया पूजा आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के साथ साथ अपने चॉइसेस बताने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जानी CNBC आवाज पर। नमस्कार। Let's you and me